ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टार्ट करना है टॉपिक वो इम्यूनिटी का है। ये जो इम्यूनिटी का आपको स्टडी करवाया गया था, ये जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी 70th एडिशन है, उसमें से हमने ये स्टडी करना है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? ओके। ओके, सबसे पहले आपको जो इम्यूनिटी का हम डिस्कस करते हैं, होस्ट और पैरासाइट। पैरासाइट का जो अटैक होता है होस्ट पे, और जिसके खिलाफ जो सिस्टम डेवलप होता है इन पैरासाइट को जो है वो रिमूव करता है और इनके अटैक से बॉडी को बचाता है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, जैसे कि ससेप्टिबल और रेजिस्टेंट। ससेप्टिबल और रेजिस्टेंस में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट पे अटैक कर लेता है। ठीक है, और होस्ट पे अटैक करके उस हो जो पैरासाइट होता है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, वो पैरासाइट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर अपनी इस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ स्टार्ट कर देती है तो उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो कि इनिशियल स्टेज पे हो, उसको डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो होस्ट होता है वो पैरासाइट की जो डेवलपमेंट होती है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, उससे प्रिवेंट करता है, और इस तरह से जो बॉडी होती है वो रेजिस्टेंट होती है पैरासाइट के खिलाफ। ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप होता है और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। पैरासाइट इसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, इसमें इन्फेक्टिव भी होता है, नॉन इन्फेक्टिव भी होता है। कुछ पैरासाइट्स जस्ट अटैच होते हैं सरफेस के साथ होस्ट के, लेकिन वो अपनी फूड हासिल करते हैं, उसको इन रिटर्न में जो है वो नुकसान नहीं देते, लेकिन जैसे ही उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है तो वो फूड तो हासिल कर रहे होते हैं बेनिफिट के तौर पे, लेकिन जैसे ही उनकी लोकेशन चेंज होने की वजह से वो इंटरनली रहना स्टार्ट करते हैं तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ पैरासाइट्स की हम बात करते हैं जो कि एक्सटर्नली आउटसाइड द सरफेस रहती हैं, वो बॉडी को इतना नुकसान नहीं देती, और कुछ जो है वो इंटरनली जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो ऑर्गेनिज्म इंटरनली जो है वो बॉडी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल पिनवर्म है, एंट अमीबा हिस्टोलिका है, वो ह्यूमंस में डेसेंट्री कॉज करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इम्यूनिटी का, जैसे कि आपको पता है कि एक जो बॉडी में सिस्टम होता है, वो ससेप्टिबल हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है कोई भी जो इन्वेडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बॉडी पे अटैक करते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम है उनके खिलाफ जो है उनमें लड़ने की एबिलिटी होती है, वो एक सिस्टम डेवलप करता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं इम्यूनिटी के हिसाब से। इम्यूनिटी में हमारे पास एक इनेट इम्यूनिटी होती है और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि जो इनेट होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक में हम उसको लेते हैं, और ये बाय बर्थ होती है, जो इनिशियली स्टेज पे डेवलप होती है। जबकि एक्वायर्ड में जब हम बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेसिफाई करती है मोस्टली। जो वर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं तो उनमें जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट हम इनेट में और एक्वायर्ड दोनों में इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से नेचुरली जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और किस तरह से पैसिवली जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है, पेरी इम्यूनेशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून मैकेनिज्म होता है, वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जो होस्ट होता है वो रिकवर किया जा सकता है कुछ स्टेजेस में, और उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्ट कर सकता है और कुछ स्टेजेस में वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो उस पे अटैक होता है उसको वो रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, सम पैरासाइट्स में रिमेन एंड रिप्रोड्यूस स्लोली।
ठीक है, वो पैरासाइट्स जो हैं वो रिमूव नहीं होते, वो अपनी लोकेशन में रहते हैं, फूड हासिल करते रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। इसमें हम डिजीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टोक्सोप्लाज्मोसिस है, इसके अलावा चिगास डिजीज़ और मलेरिया। ठीक है, इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, कुछ ना कुछ जो रिमेनिंग होता है वो पैरासाइट्स का वो रह जाता है। वो इसलिए होता है ताकि वो नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट कर सकें और अपनी ग्रोथ जो है वो उसको रिप्रोड्यूस करके अपना साइज जो है वो इंक्रीज कर सकें। इस कंडीशन को हम पेरीम्यूनेशन कहेंगे। यहाँ तक कोई बात अगर ना समझ आई हो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। इनेट इम्यूनिटी को हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो इन्वेडर्स होते हैं उनसे हमें बचाता है। डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकली बैरियर्स हैं, उसके अलावा केमिकल डिफेंसेस हैं, सेलुलर डिफेंसेस हैं, जिसमें कि फैगोसाइटोसिस आ जाती है, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं। फिजिकल और इनको केमिकल जो डिफेंसेस है और इन्फ्लेमेटरी और सेलुलर, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आउटर सरफेस होती है वो इन्वॉल्व होती है फिजिकली बैरियर में, और किस तरह से केमिकल डिफेंसेस में केमिकल जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल है तो उनसे जो सिक्रीशंस होती हैं वो किस तरह से एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकली और केमिकली बैरियर में हम इसको डिस्कस करते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। इसमें आर्थ्रोपोड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, जिनका जो स्केलेटन होता है वो सिक्लराइज्ड होता है और उसमें इसके अलावा काइटन्स भी मौजूद होती है। ठीक है, और जो इनकी आउटर स्पेस सेम इसी तरह से जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें जो स्किन यूज होती है वो फिजिकली बैरियर है। ठीक है, और इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनके अटैक से प्रोटेक्ट करना। और केमिकली डिफेंसेस में हम मोस्टली ये पढ़ते हैं कि कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं उनका बेसिकली ये काम होता है, जैसे हमने लास्ट जो न्यूट्रिशन और डाइजेशन का चैप्टर स्टडी किया था तो उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल और इसके अलावा स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ा था, और उनकी जो लेयर्स हैं उनसे जो सिक्रीशंस होती हैं किस तरह से वो एसिडिक और बेसिक जो पीएच होती है उसको मेंटेन करते हैं। सेम इसी तरह से जो स्टोमिक होती है उसमें जो लो पीएच होती है उससे मेंटेन किया जाता है, जैसे कि हम HCl की हमने बात की थी कि स्टोमिक में HCl रिलीज होता है, और इसके अलावा विजाइना में और जो स्टोमिक है उसमें जो पीएच होती है उसको लो रखा जाता है, और इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीट किए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मोस्टली फंक्शन ये होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करते हैं उसको फौरी इनगल्फ कर लिया जाए, और इस तरह से वो उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि जो बॉडी का पार्ट होता है बॉडी को किसी भी अटैक से महफूज किया जा सके। और इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि म्यूकस जो है इज प्रोड्यूस बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। डाइजेस्टिव सिस्टम की भी हम बात करते हैं, जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं वर्टिब्रेट्स में, तो उनमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ से म्यूकस सिक्रीशन की जाती है। ठीक है, और वो म्यूकस जो होती है वो कंटेन करती है पैरासाइटाइडल सब्सटेंसेस, उसमें हमारे पास IgA एंड लाइसोजाइम है। IgA हमारे पास जो बेसिकली एंटीबॉडी है उसकी एक क्लास है। ठीक है, एंटीबॉडी आपको जैसे कि पता है कि एक जब फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो उनके इस रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोड्यूस होती है बॉडी में, और इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो अटैक हुआ है बॉडी पे उसको इनगल्फ किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके।
और इसमें जो आईजीए है, इसने सेलुलर बैरियर्स को क्रॉस करना होता है, जो सेल के बैरियर्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं। उसमें जो बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस करके और प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे म्यूकस को सिक्रीट करके बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा आईजीए जो है ये एंटीबॉडी स्लाइवा में भी मौजूद होती है, स्वेटिंग में भी मौजूद होती है। लाइसोजाइम का मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ कर लिया जाए। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पे भी अटैक करते हैं ताकि उसको खा लें। जब सेल वॉल उनकी नहीं होगी, जो बैक्टीरिया होगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंटरफेरॉन्स की इसमें हम बात करेंगे वेरियस सेल्स दैट इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड में अभी तक ये हमने जो फिजिकली और केमिकली बैरियर्स पढ़े थे, ये हमने जो इनेट इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक उसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट जब हम ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स या हम इसे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, तो उसमें हम बेसिकली इंटरफेरॉन्स को डिस्कस करेंगे। इंटरफेरॉन्स क्या है? कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और ये आर रिलीज्ड बाय द जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनसे ये रिलीज किए जाते हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है? जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स में हम लेते हैं वायरसेस को। वायरसेस वो होते हैं जो कि नॉन सेलुलर होते हैं और नज़र नहीं आते, विजिबल नहीं होते। इनका बेसिकली ये काम होता है इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का, इन्होंने इन वायरसेस पे अटैक करके इनको इनगल्फ करना होता है। और इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ये मेंबर ऑफ प्रोटीन स्लाइडिंग मॉलिक्यूल फैमिली, ठीक है। जिस फैमिली के ये मेंबर है उनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, ठीक है। ये एक मीडिएटर होता है इन्फ्लामेशन का। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो क्या है, और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन जो होती है वो फीवर के लिए सफिशिएंट होती है। फीवर की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती है। अब आपने देखा होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो हाई भी होता है और लो भी होता है, ठीक है। 98-100 पे हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। मोस्टली जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हाई होता जाएगा तो उसमें जो वायरसेस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीस्टेबलाइज होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो लो, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, उससे ये है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो डेड नहीं होंगे। और इससे ये चांसेस होते हैं कि वो दोबारा भी जो है वो टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर में ये होता है, बैक्टीरिया और वायरसेस कंप्लीटली तौर पर डेड हो जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन मिल्क की बात करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई बात जो अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो तो? सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ओके, आप स्टूडेंट्स का जी मैम। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता यस नो का, तो इसलिए मुझे लगता है शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। ओके, substances in normal human milk can kill intestinal protozoa। जैसे कि आपको भी ये बात पता है कि जो ह्यूमन मिल्क है उसमें जो प्रोटीन्स है एज कंपेयर टू जो हम प्रोडक्ट का मार्केट का मिल्क यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जो ह्यूमन मिल्क है उसमें यह है कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी और सब्सटेंसेस होते हैं ताकि जो इंटेस्टिनियल प्रोटोजोआ है, जिसमें हम गियार्डिया लैम्बिया और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करते हैं, तो ये उनको किल कर देते हैं। और जब ये उनको किल करेंगे तो इनका ये जो दो स्पीशी हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकेंगे ह्यूमंस में, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस में बी इम्पोर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग इन्फेंट्स अगेंस्ट द अदर इन्फेक्शंस। और इन इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं
उनको बचाना एंट अमीबा का, जैसे कि ये डायसेंट्री काज करता है, और इस तरह से गियार्डिया की जब हम बात करते हैं तो इनका बेसिकली ये कि एज ए पैरासाइट इंटरनली जो है ये रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। जब यही सब्सटेंसेस, ये मिल्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन्फेंट्स को, तो उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो इनके खिलाफ लड़ सकें और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बॉडी पे अटैक करते हैं। यही एंटी माइक्रोबियल जो है वो उन माइक्रोब्स को डेड कर देते हैं, ताकि जो इनकी बॉडी होती है इन्फेनेंट्स की, और इसके अलावा जो हम एडल्टहुड की बात करते हैं तो वो प्रोटेक्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? लाइसोजाइम है, डिफेंसिन्स है, और इसके अलावा IgA और IgG। ये हमारे पास 5 जो है वो एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं। और यही एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये हमने लास्ट ऊपर भी बात किया है कि ये जो फैमिली है ये उसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये उस फैमिली का पार्ट है, और इनका बेसिकली एंटीबॉडीज़ का यही काम होता है, कोई भी फॉरेन अटैक या एंटीजन जो प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसमें लाइसोजाइम्स मौजूद होंगे, डिफेंसेस मौजूद होंगे, IgA, IgG और इंटरफेरॉन्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं ये एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स और ये ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होंगे, और इनका बेसिकली फंक्शन ये होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन्फेंट्स पे अटैक करता है तो उसके खिलाफ ये लड़के उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। कुछ स्पीशीज हैं मैमल्स की, वो ससेप्टेबल होती हैं टू इन्फेक्शन विद पैरासाइट्स। ठीक है, उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो पैरासाइट जो है उन पे अटैक कर सकें। उसमें हमारे पास सेचिस्टोमा जो है और मैंसोनी, ये हमारे पास एक स्पीशी है। इसका बेसिकली काम क्या है कि या तो ये पार्शियल रेजिस्टेंस होती है या फिर कम्प्लीटली रेजिस्टेंट होती है। कम्प्लीटली रेजिस्टेंस का ये मतलब होगा कि जो मैमल्स जिनमें ये मौजूद होगी उन पे दोबारा से अटैक नहीं कर सकेगी। और पार्शली का ये होता है कि वो मैमल्स जो हैं वो इस पैरासाइट के लिए ससेप्टेबल होते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मैक्रोफेजिस की हम बात करते हैं ऑफ मोर रेजिस्टेंट स्पीशीज। रैट्स में ग्यूनिया, पिग्स और रैबिट्स। मैक्रोफेजिस का बेसिकली ये काम होता है कि जितने भी ये जो सेचिस्टोम जो जुवेनाइल्स हैं, जो उनकी यंग और एडल्ट स्टेजेस हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकें जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के ज़रिए से। हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में स्टेम सेल से कितनी तरह के जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम लीकोसाइट्स के, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये बेसिकली जितने भी हैं ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इनमें जो ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर की बेस पे इनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, और इस तरह से कैटेगरीज डिफरेंट होने के साथ साथ इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। सेम इसी तरह से जैसे रेड ब्लड सेल्स का काम ये है कि जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होगा हीमोग्लोबिन की वजह से, और उसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। ठीक है, मैक्रोफेजेस का ये होता है कि कोई भी जो अटैक होता है पैरासाइट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनको डिस्ट्रॉय करना। और यहाँ पे मैक्रोफेजेस कुछ मैमल्स में जो पैरासाइट्स सेचिस्टोमा अटैक करते हैं उनको किल करने का होता है। जब वो किल हो जाएंगे तो उन पे अटैक नहीं कर सकेंगे। और कुछ जो मैक्रोफेजेस जो हैं वो ससेप्टेबिलिटी नहीं होती कुछ स्पीशीज में। कुछ स्पीशीज में पार्शली होती है और कुछ में कंप्लीटली होती है रेजिस्टेंट। नेक्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बेसिकली क्या काम है। कॉम्प्लीमेंट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स that are activated in a sequence as a host response to invading organism.
सेम इसी तरह से शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जब हम प्रोटीन हार्मोन की या लिपिड हार्मोन की बात करते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन जो है वो प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है तो उनके रिस्पॉन्स में जो सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है। सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म में ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल अगर उसी रिसेप्टर के नीचे जो है वो 10 प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो प्रोटीन जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, बाइंड होने के साथ वो जो प्रोटीन 10 नीचे होंगी वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी रिसेप्टर के साथ प्रोटीन की बाइंड करने की वजह से। ठीक है, और जब एक प्रोटीन एक्टिव होगी वो दूसरे को करेगी और दूसरी इस तरह से तीसरी को और तीसरी इस तरह से सॉन द 10th जो प्रोटीन है वो सारी एक्टिवेटेड हो जाएंगी। और यही एक्टिवेटेड प्रोटीन जो है नेक्स्ट जो इन्होंने अपने फंक्शंस जो है वो बॉडी में परफॉर्म करने होंगे साइटोप्लाज्म में, वो परफॉर्म करेंगी। ठीक है, सेम इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट का भी बेसिकली यहाँ पे यही काम है कि सीरीज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन्स की एक सीरीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 से लेकर 10th तक, और उनका काम क्या है कि आर एक्टिवेटेड इन अ सीक्वेंस एज अ होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अटैक करता है, पैरासाइट अटैक करता है, तो होस्ट जो है उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और इन्हीं एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट को हम क्लासिकल पाथवे कहते हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप जो एक एक प्रोटीन करके एक्टिवेट होंगी और अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ये जो 10 प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी उसे हम क्लासिकल पाथवे कहेंगे। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड ऑन द एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बाउंड टू द सरफेस ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैक करेगा तो उसके इन रिस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और यही जो एंटीबॉडीज होंगी ये बाउंड करेंगी ऑर्गेनिज्म जो अटैक कर रहा होगा उसकी सरफेस के साथ। और ये सरफेस के साथ जो बाउंड की प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट शुरू होना हो जाएंगी। इसको हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, इनका बेसिकली ये काम होता है कि एक जो प्रोटीन एक्टिवेट हुई है दूसरी एक्टिवेट हो, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद फोर्थ। और इनका ये काम होगा कि जो ऑर्गेनिज्म जो इन्वेडर्स जो हैं जिन्होंने अटैक किया है बॉडी पे उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद इनिशियल स्टेज पे डिस्ट्रॉय हो, और जो उनकी नेक्स्ट का ड्यूरेशन है वो अपना कंप्लीटली जो है वो ना कर सके ऑर्गेनिज्म पे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, इस तरह से ये एक कैस्केड जो है वो सीक्वेंस होगा। कैस्केड ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन की एक्टिवेशन है इसको कह रहे हैं। और इसमें बोथ पाथवेज रिलाई ऑन द एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड कंपोनेंट इन द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। इसमें जो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे हमने थर्ड 10th तक हमने बात की कि 10th इसमें प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेशन होगी। इसमें जो बेसिकली अल्टरनेटिव और क्लासिक पाथवे की बात की, ये दोनों जो है वो थर्ड कंपोनेंट पे बेस करते हैं कि थर्ड कंपोनेंट की जैसे ही एक्टिवेशन होगी तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है ये दोनों के दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिव सी थ्री यहाँ पे कह रहे हैं जो थर्ड नंबर पे कंपोनेंट है जिसको हम C3 प्रोटीन भी कहते हैं। इनिशिएट क्या करेगा? कैस्केड दैट अल्टीमेटली लाइसिस द इन्वेडिंग सेल। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। जो इन्वेडिंग सेल होगा, जो अटैक करने वाला सेल होगा, वो उसकी ये लाइसिस कर देंगे। और इस तरह से द होस्ट ऑन सेल्स आर नॉट लाइज। ठीक है, जो होस्ट के सेल्स होंगे अपने वो लाइसिस नहीं होंगे, लेकिन जो प्रोटीन्स जो होंगी इनिशिएट की गएंगी रेगुलेटरी प्रोटीन C3 थर्ड कंपोनेंट, उनके एक्टिवेशन का बेसिकली मकसद ही यही होता है कि जो सेल्स जो हैं वो इन्वेट कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना। और ये डिस्ट्रॉय किस तरह से करेंगे? ये उनकी फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस में आपको पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको इनगल्फ कर लिया जाता है।
इनगल्फ करके उसको जो है वो डाइजेस्ट करना। इस तरह से जो होस्ट होगा उसके सेल्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और होस्ट में जो है वो रेजिस्टेंट आ जाएगी उस इन्वेडर्स के खिलाफ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टैगिंग पैथोजेंस फॉर सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस। और इस तरह से जो फैगोसाइटोसिस की जाएगी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स की, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ओपोसोनाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो टैगिंग मॉलिक्यूल्स यूज होंगे उसको हम कहेंगे ऑप्सोनेंट्स। इस तरह से ये जो C3 हमारे पास या थर्ड कंपोनेंट है, ये अट्रैक्ट करेगा लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट का क्या काम होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो वहाँ पे इन्होंने पहुँचना होता है, वहाँ पे अटैक करना होता है और इन्हांसिस करते हैं इन्फ्लामेशन को। जो इन्फ्लामेशन हो रही होती है बॉडी में, ये उसको इंक्रीज कर देते हैं। और इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लाइक प्रोटीन्स कार्ड थिप्स, जिसे कि हम थायोएस्टर कंटेनिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनमें जो थायोएस्टर है वो मौजूद होता है, हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंसेक्ट। ये मोस्टली इंसेक्ट्स में मौजूद होती हैं एंड अपेयर टू फंक्शन इन वे सिमिलर टू द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इनका बेसिकली ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, इन ये सेम इसी तरह से वर्क करती हैं जैसे कि अल्टरनेटिव पाथवे या हम क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। कि एक प्रोटीन की एक्टिवेशन से दूसरी प्रोटीन एक्टिवेट होगी और दूसरी प्रोटीन की एक्टिवेशन से थर्ड प्रोटीन एक्टिवेट होगी। इसके बाद हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे कि इंसेक्ट्स टेंड टू बी रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय मैनी माइक्रोबियल पैथोजेंस। ठीक है, काफ़ी जो माइक्रोबियल पैथोजेंस हैं वो अटैक करते हैं और इंसेक्ट इनके बारे में इतनी इनमें रेजिस्टेंट होती है कि ये इन माइक्रोबियल पर अटैक करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। हंड्रेड्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो कि अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें हम मोस्टली बात करते हैं म्यूकस की। फ्रॉग में जो म्यूकस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि आउटर लेयर होती है एपिथेलियल सेल से बनी होती है, उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एट द साइट ऑफ इरिटेशन एंड और इंजरी। जहाँ पे इरिटेशन होगी या इंजरी होगी वहाँ पे जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं वो काफ़ी मकदार में प्रोड्यूस होंगे। और इनका बेसिकली एंटी माइक्रोबियल का ये मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और एंटी का ये मतलब होता है कि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके खिलाफ जो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल जो पेप्टाइड्स मैमल्स में हैं उनको हम डिफेंसेंस कहते हैं। दे डोंट हार्म सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जिन ऑर्गेनिज्म से ये ओरिजिनेट होते हैं ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि कोई भी जो इन्वेडर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उन पे ये अटैक करें और उन पे अटैक करके उसको फैगोसाइट्स करके उनको इनगल्फ किया जा सके। Defenses are secreted by the macrophages, neutrophils, and eosinophils, and cells around lining of intestinal, respiratory, and urinogenetical tracts in response to the stimulation of molecules on the surface of microbes. हम डिफरेंट सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं तो उसमें इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है उससे जो सेल्स की सिक्रीशन होती है उनका भी बेसिकली ये काम होता है कि कोई भी बैक्टीरियल या वायरसेस जो अटैक होते हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा रेस्पिरेशन में और यूरिनोजेनेटिकल जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो सिक्रीशंस होती हैं एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशंस या म्यूकस सिक्रीशंस, ये किस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी माइक्रोबियल फंगल या वायरसेस अटैक से। जो एसिनोफिल्स होते हैं मोस्टली यहाँ पे इनका मेन रोल होता है कि जब एलर्जी होती है बॉडी में, एलर्जिक रिएक्शन होता है
तो ये उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जब पैरासाइट्स अटैक करते हैं तो ये उनके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होके उनको इनगल्फ करते हैं। और एज कम्पेयर टू बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स, ये इनका बेसिकली काम ये है कि ये फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, इनका मेन रोल जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, जो बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है फॉरेन पार्टिकल के अटैक से। ओवरऑल यहाँ पे हम जितने भी सेल्स की बात करते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं, रिसेप्टर्स पढ़ते हैं और सिस्टम पढ़ते हैं, ओवरऑल यहाँ पे उनका बेसिकली यही काम होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल में हम पैरासाइट्स को भी लेते हैं, बैक्टीरिया को भी लेते हैं, वायरसेस को भी लेते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको लेते हैं। उनसे जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को जितने भी ये इन्वेडर्स होते हैं इनके अटैक से महफूज करना। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम का काम है और इनमें जितने भी ये सेल्स और फैक्टर्स होते हैं इनका बेसिकली फंक्शन यही होता है कि बॉडी को अटैक से, इन्वेडर के अटैक से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो फैगोसाइटोसिस और इसके अदर डिफेंस मैकेनिज्म और सेल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से ये अटैक करते हैं और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में इनका क्या रोल है। यहाँ तक अगर आपको कोई बात पूछनी है या कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ लें। अ, सबको सब समझ आ गया है? कोई ऐसी बात ना समझ आई हो, कुछ पूछना हो? एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम जी ये जो सब हैं ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी की ये टाइप्स हैं जितनी भी हमने पढ़ी हैं, नहीं, ये हमने नेचुरल इम्यूनिटी की। इनेट नहीं, यहाँ पे हमने जो इनेट में अभी पढ़ी हैं वो हमारे पास जस्ट फिजिकली और केमिकल रिस्पॉन्सेज हैं। जो हमने तो ये फिर कॉम्प्लीमेंट क्या जो जो हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा वो एक अलग उसमें है, वो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। तो वो अ, इस टॉपिक में भी इंक्लूड है, हेडिंग है उसकी। जी जी, वो उसकी हेडिंग ही है। ये देखें इसमें, जब हम फिजिकल बैरियर और केमिकल डिफेंसेस की बात करते हैं ये हमारे पास इनेट इम्यूनिटी में है। इनेट में जी हम ये एक तो ये कहते हैं कि ये बाय बर्थ होती है और दूसरा ये नेचुरल। कि जी नेचुरल वो बाय बर्थ में आ जाता है। और दूसरा ये कि ये नॉन स्पेसिफिक है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जब हम एक्वायर्ड में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ जाती है, हम स्पेसिफिक में बात करते हैं। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करते हैं, इसमें जो हमारे पास पाथवेज हैं वो पाथवेज तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक कि हमारे पास जो प्रोटीन है, जो उसका मेन फैक्टर है वो एक्टिवेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेम इसी तरह से जैसे जब तक मैं आपकी क्लास नहीं लूँगी आप खुद नहीं लेने आएंगे। ठीक है, इसमें एक मुझे एक प्रोटीन के नाम पे और बाकी आपको एक्टिवेशन के लिए आप एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ऑल स्टूडेंट्स। समझ आई? ओके मैम। ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।